यस दिवान, बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस रहा मॉक टेस्ट सीरीज देकर अभी तक, क्या सीखा? तो पहला जो एग्जाम रहा, फर्स्ट डे वाला एग्जाम, वो ठीक ठाक रहा। मुझे लगा कि ये पहली बार मैं लॉ का पेपर में लिख पा रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि इसके पहले मैं जब लॉ का पेपर दिया था, मैं एग्जाम हॉल में जाकर ये सोच रहा था कि क्या लिखा मैंने। लेकिन आज मैं क्योंकि थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, रिवीजन किया था कंपनी लॉ वाला पार्ट में, तो लिखा था। और बाकी वाला जो इकोनॉमिक लॉ वाला पार्ट है, उसमें मेरा जो फॉल्ट मैं समझा कि उसमें मैंने एक दो बार पढ़ के छोड़ दिया था, मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ के छोड़ दिया था, लिखा नहीं था। तो तब देखा कि मैं रिमेम्बर नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे और भी थोड़ा लिखना पड़ेगा वो सारा चीज। और लिख के मुझे घर पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके ये सॉल्व हो सकता है। नहीं लिखूं तो नहीं सॉल्व होगा ये चीज, तो लिखना याद पड़ेगा। हाँ। और एग्जाम क्या होता है ना, एग्जाम याद करके देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में खाली इधर देख के गया और सोचा हो गया मेरा पढ़ा गया, एग्जाम में क्वेश्चन राइट। देखेगा, हाँ देखा हुआ है, याद नहीं आ रहा। देखा हुआ से लिखना वाला जो अप्रोच है, उसमें बीच में मेहनत करना पड़ता है। वेरी वेरी नाइस, थैंक यू देवान। यस, हु इज नेक्स्ट? सर एक्चुअली मतलब कैसा था, जो देवायन ने जो बताया ना वो तो है ही मेन। तो उसके अलावा और एक इशू था कि मतलब अभी घर पे पढ़ाई करते समय हम लोग कैसे अब यहाँ पे आंसर शीट तो रहता ही, मतलब बुक मॉड्यूल तो रहता ही था। तो वाइल सॉल्विंग हम लोग ऐसे सोचते हैं कि हाँ आंसर तो साइड में ही है, तो एक बार देख लिया वापस देख लिया। लेकिन एग्जाम यहाँ पे एक ऐसा बुक नहीं रहता आजू बाजू में, और एक वॉलंटियर अपना एग्जामिनर भी सामने रहता है, तो वो कुछ कॉपी करने का कुछ ऑप्शन भी नहीं रहता है। वो एक अपना माइंड एक तरह से ट्राई करता है, जो आपने जो वीडियो में कल बताया ना, वो हिसाब से वो एक बेनिफिट है। यस, तो ये भी एक नया एक्सपीरियंस बताया, जैसे कि आप जब रिवीजन कर रहे हैं, सम्स खाली क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और आंसर देख रहे हैं, उससे आपको लगता है हो जाएगा, और सामने में अटका तो देख लिया, बट इधर बिना देखे करने का गेम है ना, तो पता नहीं चलता कि कहाँ पे अभी भी आता ही नहीं है, कौन सा क्वेश्चन का बेसिक नहीं आता। मैं आपको बताऊं मेरे साथ क्या होता था। मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि मेरे को सब याद है, और पता है एग्जाम में कहाँ मिस्टेक करता था, टोटल नहीं होता था मेरे से, टोटलिंग में एरर कर देता था, क्योंकि मैं प्रैक्टिस में कभी टोटलिंग का प्रैक्टिस ही नहीं किया। जब क्लास करता था तो टोटल्स दोस्त लोग बोल देता था, वहां से सुन के लिख लेता था, या सर बोलते थे, सर का सुन के लिख लेता था, कैलकुलेटर चलाता नहीं था। ठीक है, और जब प्रैक्टिस करता था तो बस दिखता था अप्रोच आ गया, अप्रोच आ गया, टोटल नहीं करने का प्रैक्टिस था, तो एग्जाम में टोटल मिस्टेक। और वहां पे बहुत दुख होता है, सब सिली सिली मिस्टेक में ना बहुत दुख होता है वहां पे, फिर तो उसका हर्जाना 6 महीना भरना पड़ेगा। वेरी नाइस, और थैंक एक यू। और एक यस। बताने का था सर, कैसे मतलब जब एग्जाम नियर आता है ना तो थोड़ा एंग्जाइटी रहता है। तो इस बार भी मॉक टेस्ट का जब एग्जाम था ना, तो 2-3 दिन पहले ही मेरा थोड़ा एंग्जाइटी था कि मेरे को थोड़ा सा मतलब टेंशन आ रहा था कि कैसा हो जाएगा, जस्ट एज रियल जो फाइनल एग्जाम रहता है वो हिसाब से। लेकिन फर्स्ट एग्जाम देने के बाद अभी अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, अभी वापस मतलब अच्छे से रिवीजन हो रहा है वो हिसाब से। एंग्जाइटी, एंग्जाइटी को कंट्रोल करने का तरीका क्या पता है? उसको फेस करना पड़ता है, यू हैव टू फेस इट, तो इफ यू फेस्ड इट, यू हैव ओवरकम इट। हाय सर, मैं कलकत्ता से हूँ। वेरी नाइस, बताइए। आई एम फ्रॉम सर मुंबई। मैंने कुछ चीज़ें जो नोटिस की वो भी मैं बताऊंगी, और मुझे कुछ क्वेश्चन भी, एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। सो हाँ, आई जस्ट वांट टू आस्क सर, मैंने नोटिस किया कि मुझे आंसर आ रहा है, बट उस तरीके से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ एलोब्रेट करके, तो उसके लिए मुझे कमेंट भी मिला कि थोड़ा और भी अच्छे से लिखो। तो वो 7 नंबर की जगह पे मुझे 3 नंबर मिल रहा है। इवन मुझे उसकी आंसर आती है, बट स्टिल उसमें मुझे मिस्टेक्स नजर ये आया कि आते हुए भी मैं उसको उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, या तो नर्वसनेस या कुछ भूल जा रही हूँ उस कारण से। तो वो 7 नंबर की जगह पे 3 नंबर, 4 नंबर, और आई एम होपिंग कि मैंने तो पूरा कर दिया, मेरे को पूरा नंबर मिलेगा, बट वो मेरे को 3 नंबर, 2 नंबर मिल रहा है। तो ये गलती मेरे को लगा कि शायद एग्जाम में भी हो सकता है, तो इसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। एंड ऑब्जेक्टिव जो हम लोगों को मिल रहा है ना 30 नंबर का, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, उसमें बहुत सारी गलतियां हो रही है। सो मेरा ये क्वेश्चन था सर कि ऑब्जेक्टिव का क्या करें, मतलब कैसे प्रैक्टिस करें, एंड व्हाट वी कैन डू ऑन दैट। आपकी बातों से पहला ये समझ में आया कि एटलीस्ट ये फायदा तो हुआ कि ये अभी पता चल गया, यस सर। नहीं तो कब पता चलता? सीधा अगस्त में जाके, और तब तक देर हो जाती। रिजल्ट में। राइट, तो ये सब मॉक टेस्ट का बेनिफिट्स है, और ये प्रॉब्लम बहुतों का होगा, और इसका आंसर आपका मैं नहीं करूंगा, इसका आंसर करेंगे हमारे साथ जुड़े एक आज बहुत ही स्पेशल स्टूडेंट। ठीक है, स्पेशल स्टूडेंट हमारा, आ जाओ। Hello everyone, I'm Ashish. I belong from Gurugram and I have completed my bachelor from Banaras Hindu University and and done my master's from Delhi School of Economics, University of Delhi.
and recently qualified cost and management accountant and secured all India rank 16. So this was brief introduction about me, and so we can move towards the Q&A. I think that will be a more beneficial for them. Yes. So first query is कि बच्चे कह रहे हैं कि वो रिद्धि कह रही थी कि उस आंसर लिख रही है अपने जान में, बट उसको फुल मार्क्स नहीं मिल रहा है. मुझे लगता है सर सही है, नहीं मिल रहा है, क्योंकि फिर जैसे अपन को मार्क्स मिलेगा तो हम हवा में उड़ने लगते हैं कि यार मेरे तो सही आ रहे सही आ रहे हैं. मुझे लगता है कि अगर हमारी सारी गलतियां हमें पहले पता चल जाए तो हम उस पर काम करेंगे. और सबसे एक चीज मतलब ये सर ऐसा होता है यूजुअली कि जो हमने एक बार किसी क्वेश्चन का आंसर लिखा तो हम उस क्वेश्चन को ना एग्जाम में भी उसी तरीके से सोचेंगे until and unless हमने जो उस क्वेश्चन के आंसर में जो कमियां थी उसको निकाला नहीं. if I talk about section 177, if I'm writing 177, तो जो मैंने प्रोविजन मुझे फर्स्ट टाइम याद है वही याद आएंगे एग्जाम में भी. until and unless जो मैं चीज भूल रहा हूँ उसको मैंने पकड़ा नहीं कि भाई इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इतने होने चाहिए, ऑडिट कमेटी साल में 4 बार मिलेगी. तो सबसे मेन चीज आप ये पकड़ो कि क्या चीज छूट रही है. जो चीज आपने कर दी वो आप याद रखोगे एग्जाम तक, बट जो चीज आप क्या लैग कर रहे हो उसको पकड़ो और उसको लिखो. मैं बहुत मतलब इन सब चीजों में सर मेरे मार्क्स जैसे बाकी सब्जेक्ट्स में मॉक में ठीक ठाक आते थे, तब जो मतलब मैं बताया था मेरे प्रभु के हिसाब से और बाकी लोग जो देते थे, बट मैं ये कहता था प्रभु ये मेरे मार्क्स नहीं है, ये मेरे मार्क्स नहीं, मुझे और चाहिए. और जो कमियां थी जो कमियां निकल के आती थी, जैसे रिद्धि बोल रही थी कि याद नहीं आता या भूलने लगते हैं, तो ये सबके साथ होता है. इसका ये है कि आप ये देखो कि आप भूल क्या रहे हो तो उसको निकालो और उसको लिख डालो. मैं सर मतलब इनफैक्ट लॉ के लिए सर मैंने एक और चीज करा था लॉ के लिए कि मैं 30 डे चैलेंज देता था खुद को 2 सब्जेक्ट मॉर्निंग में. मैंने एक्सेल शीट में मतलब सब्जेक्ट डेज एंड रिमार्क वाली चीजें करी थी, और भी ये भी एडिशनल था. 30 डे चैलेंज देता था खुद को. और मॉर्निंग में उस टाइम ठंड का टाइम होता था तो मतलब मैं अर्ली मॉर्निंग वाला पर्सन हुआ था, मॉर्निंग पर्सन हूँ मैं. तो उठ के मैं थोड़ा सा वॉक करके फिर उसके बाद से मैं क्वेश्चन उठा लेता था. मतलब पहले थोड़ा बहुत जो मुझे लग रहा था कि भाई ये भूल रहा हूँ, सर भूलता हर कोई इंसान है. अगर कोई ये सोचे कि आपने एक बार याद कर लिया 2 बार याद कर लिया तो आपको याद रहेगा, वो आपको एग्जाम के दिन तक भी लगेगा कि मैं भूल रहा हूँ. लेकिन जब आप एग्जाम में एक्चुअली में बैठोगे तो चीजें रिकॉल होने लगती है. वो क्यों होने लगती है कि आपने उस चीजों को बहुत बार फेस करा, बहुत बार देखा, और आपने अपनी कमियों को प्रिंट आउट कर लिया कि हाँ भाई मेरी ये कमी है, मैं यहाँ भूल रहा हूँ या ये क्वेश्चन में करता हूँ कैलकुलेशन. जो आपने सर एक पॉइंट बताया कैलकुलेशन वाली, ये चीज मेरे साथ डीटी में हुई थी. मतलब मैंने जो इनर कॉलम था वहां पे सारा कुछ सही लिखा, आउटर कॉलम में अमाउंट ही गलत लिख दिया. तो ये चीजें भी हुई थी मेरे साथ. तो जो गलतियां हो रही है उसको हाईलाइट करो, उसको लिख लो जहां पे भी लिख रहे हो, तो इससे ये धीरे धीरे इंप्रूव होगा. और हमेशा इंप्रूवमेंट पे फोकस करो भाई. मैं अगर ये कह रहा हूँ कि आज मेरे को एक प्रोविजन याद है तो 2 घंटे बाद मुझे 2 याद है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा पूरी बुक याद करो, हाँ, बट इंप्रूवमेंट पे फोकस करो. इट कुड बी अ स्लाइटली इंप्रूवमेंट और इट कुड बी अ ह्यूज इंप्रूवमेंट, बट इंप्रूवमेंट पे ध्यान दो कि हाँ मैं इंप्रूव कर रहा हूँ बाय डे. तो आई थिंक अपनी गलतियों को लिखना चालू करो, वो चाहे जिस तरीके से, क्योंकि गलतियों को लिखेंगे देखेंगे बार बार तो हमें पता चलेगा कि हाँ भाई ये है. तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू टू राइट अ बेटर आंसर, और यू मतलब सारी चीजें बेटर ही होंगी फिर. सो रिद्धि आपको आंसर मिला? यस सर. मतलब जहाँ जहाँ मिस्टेक्स हो रहे हैं उसको फिर वापस से लिख के प्रैक्टिस करके जितना उसको लिखेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो उससे वो पता चलेगा कि मैं कहाँ पे मिस्टेक करी और वापस से उसको ट्राई करूंगी ताकि वो भूले नहीं. तो मैं ये बोल रहा हूँ कि पहले आप है ना आइडेंटिफाई करो कहाँ गड़बड़ हो रहा है. जैसे आप जब क्वेश्चन लिखा, आंसर लिख कर आया एग्जाम में, 5 में 3 नंबर मिला तो 2 नंबर नहीं मिला, तो 2 क्यों नहीं मिला पहले वो खोजो. उसका आंसर पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि ये 2 लाइन तो हमने लिखा ही नहीं, इसलिए नंबर नहीं मिला. तो वो 2 लाइन कौन सा नहीं लिखा वो आइडेंटिफाई करना है और उसको अपने नोट्स में इनकलकेट कर लेना है, जिससे कि अगली बार वो 2 लाइन छूटे नहीं आपका. और ऐसे आपको ये भी ध्यान देना होता है बहुत बार कि खाली नोट्स पढ़ते हैं ना, थ्योरी में स्पेशली, तो नोट्स जब पढ़ते हैं तो आपको लग रहा है कि हाँ मेरे को जिस्ट में पता चल गया, वो जिस्ट लिखते हैं तो नंबर नहीं आता है, उसको एक्सपैंड करना पड़ता है. एक्सपैंड करना आपको नहीं आता है. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं साक्षी शर्मा. सर सबसे पहले तो क्या है ना, मेरे जो क्वेश्चन मतलब केस लॉज वाले हैं वो तो सही जा रहे हैं. मतलब मैंने 3 टाइप में उनको लिख रही हूँ फर्स्ट मतलब प्रोविजन करके, तो वो तो सही आ जा रहे हैं मेरे. लेकिन जो डायरेक्ट क्वेश्चन हो रहे हैं उसमें मैं सिर्फ मतलब पॉइंट्स लिख पा रही हूँ, उसको इलाबोरेट नहीं कर पा रही हूँ, और जिसकी वजह से मेरे मतलब क्या है, अगर 7 मार्क्स के हैं तो उसमें मेरे 4 आ रहे हैं. तो और मतलब फर्स्ट
जैसे फर्स्ट सेकंड अगर रहेंगे, मतलब मैं फर्स्ट का लिख पा रही हूँ, सेकंड का, तो मैं मतलब जिस हिसाब से मार्क्स है उस हिसाब से मैं इलाबोरेट नहीं कर पा रही उस चीज को। बस मतलब मैं सिर्फ पॉइंट्स लिख दे रही हूँ उसमें, पॉइंट्स मुझे सारे मतलब मैं लिख दे रही हूँ। तो ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिला भी आपको? क्या मिला? इसके पहले क्या करना है? आइडेंटिफाई करना होगा। प्रॉब्लम जी, आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करना है कि किस किस जगह ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। जिस क्वेश्चन में नंबर कम मिले पहले उसको देखो। अब हो सकता है ऐसे और भी कई सारे क्वेश्चंस होंगे डायरेक्ट जो पास्ट में आए होंगे, आप उसका भी आंसर वैसे शॉर्ट में लिखते। तो पास्ट पेपर्स में जाकर और भी क्वेश्चन लिंक करो और निकालो कि ये क्वेश्चन का भी अगर आंसर होता तो मैं तो शॉर्ट में ही लिखाती। तो केस स्टडी में आपको नंबर क्यों मिल जा रहे हैं? क्योंकि केस स्टडी के आंसर शॉर्ट ही होते हैं। उस पर नंबर क्यों नहीं मिल पा रही? क्योंकि उसके आंसर लॉन्ग होते हैं। तो लॉन्ग आंसर्स आपको याद करने में दिक्कत हो रही है या एक्सपैंड करने में दिक्कत हो रहा है। नेक्स्ट, अवंतिका प्रियदर्शनी। सर अभी तक हम बस एक मतलब 2 OMSM का एग्जाम दिए हैं, और सर जो पहला टेस्ट था उसमें मेरे साथ क्या हुआ एक्चुअली सर, ये मेरा माइंड का एक्सपेक्टेशन था जो हम क्रिएट कर लिए थे कि पहला जो जितने यूनिट्स पार्ट टेस्ट में जितने यूनिट्स आ रहे हैं वो ज़्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, तो उसमें थ्योरी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, यानी तो बहुत कम आएंगे। लेकिन जब पेपर देखे तो जो एक्सपेक्टेशन शिफ्ट हुआ, तो माइंड शिफ्ट होने में जो एक टाइम लग गया ना सर, वो टाइम गैप मेरा किल हो गया थोड़ा सा। और जब लिख रहे थे तो वो फ्लो नहीं बन पाया। ऐसा नहीं था कि सर वो थ्योरी क्वेश्चंस हमको आता नहीं था, या नहीं तो मेरा कंसेप्ट बना हुआ नहीं था। उसका कुछ इफेक्ट सर हमको एमसीक्यू पे दिख गया कि जो मेरा मूड ऑफ हुआ, जो स्विच हो गया मूड में वो एमसीक्यू में, क्योंकि मैं सर एमसीक्यू में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 15 में मेरा एटलीस्ट 14 आए, और वो 11 आ गया। एग्रीगेट में मेरा मार्क्स भी इसी के कारण कम हुआ, 15 में 45 आ गए, क्योंकि हम सर इतना प्रैक्टिस किए थे, मोर एक्सपेक्ट ज्यादा किए थे अपने आप से। शिफ्टिंग ऑफ माइंड और स्विचिंग ऑफ मूड ये मेरा प्रॉब्लम क्रिएट कर गया। चलो तो अच्छा है ना कि यहाँ पे हो गया। अभी तो जून में काफी टाइम है। यस सर। तो ये एग्जाम में ऐसा होता तो क्या होता? यस सर। वहां तो फिर अगला एग्जाम भी खराब हो जाता उसके चक्कर में। तो क्या है कि हम लोग मतलब ये है ना कि शुरू दिन से ये डिटरमाइंड रहते हैं कि पेपर ऐसा बनाओ जो एग्जाम का स्टैंडर्ड मैच करे। ठीक है कि एग्जाम में जब थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों आएगा तो हम क्यों खाली प्रैक्टिकल पूछेंगे, हम लोग से दोनों पूछेंगे। अब आपको देख के इग्नोर करना है। कुछ बच्चों ने इग्नोर मार दिया और आपको कम से कम अफेक्ट तो हुआ। कुछ बच्चों ने इग्नोर ही मार दिया, अगर छोड़ना नहीं हुआ, यस सर। बट आपको अफेक्ट हुआ तो वो लर्निंग हुई। माइंड को अफेक्ट हुआ, रियलाइज हुआ तो ये लर्निंग हुई। अब ये गलती आने वाला पार्ट टेस्ट में नहीं करना है। ठीक है, तो थ्योरी के लिए यस सर। करना है। कुछ लोग एमसीक्यू पे अटेंशन नहीं देते हैं, ध्यान रखिएगा। तो अभी एमसीक्यू करना पड़ रहा है, तो एमसीक्यू में अगर 15 में 15 नहीं आ रहा है तो बेवकूफी हो रही है। 14 भी क्यों आ रहा है? सर मेरे साथ भी यही रहता था, मैं यही सोचता था कि मतलब अभी किसी ने यहाँ पे एमसीक्यू को प्रॉब्लमेटिक कहा था, तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि यार जहाँ पे आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो आपने उसको प्रॉब्लम समझ ली। हम्म मतलब एमसीक्यू सर मतलब स्कोरिंग होता है, आप थोड़ा सा उसमें टाइम दो, और हम्म टाइम तो सर हर जगह देना होता है। हम्म तो और एक बार एमसीक्यू मत करो। लोग क्या करते हैं कि एक बार फटाफट वो बिट्स वाली बुक आती है सर, या जो मतलब फैकल्टी बुक आती है, एक बार कर लिया सोचा कि हाँ कर लूंगा, एक बार बट में ऐसा नहीं होगा। तो एमसीक्यू में भी कई बार हमको पता चलता है कि मैं तो यार इसका आंसर ए सोच रहा था, बी निकला। तो एक्सप्लेनेशन, अगर एक्सप्लेनेशन है तो एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया। और एमसीक्यू तो सर कभी छोड़ना ही नीचे, और उसमें तो वी शुड ट्राई कि आपने से बोला ना 15 आउट ऑफ 15, सो दैट शुड बी अ टारगेट, क्योंकि यस। एमसीक्यू ही है जो आपको उस तरफ लेके जाएंगे। यस। तो आपका कैसे प्रिपरेशन था एमसीक्यू को लेकर आशीष? सर एमसीक्यू के लिए सर मैंने जो बिट्स वाली बुक थी उसको आई गेस मतलब कुछ सब्जेक्ट के लिए 3 बार सॉल्व किया था, बाकी 2 बार तो एटलीस्ट हर सब्जेक्ट के सॉल्व किए थे इनफैक्ट, जो बिट्स वाली बुक आती है। बिट्स वाले बुक क्या हुए ये बच्चों को पता नहीं होगा। देयर आर एमसीक्यू बुक्स ऑफ पास्ट, मतलब पुराने सिलेबस में सीएमए की तरफ से एमसीक्यू की बुकलेट बनाई हुई थी। हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, या आप गूगल करोगे ना सीएमए एमसीक्यू बुकलेट, वो मिल जाएगा आपको। जिसको मिल जाए आप लोग ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। इट विल बेसिकली हेल्प ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। और एसजीसी की तरफ से भी कुछ एमसीक्यू बुकलेट पुराने सिलेबस के बने हुए थे, वो भी अगर आपको मिल जाते हैं तो आपको भी शेयर कर दीजिएगा। राहुल है यहाँ पर, राहुल 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 गुप्ता आपको
और सर जस्टिफिकेशन पे काम करना सबसे जरूरी है, मतलब जस्टिफिकेशन को इग्नोर नहीं कर सकते, तो जस्टिफिकेशन वाले पोर्शन को भी ध्यान रखें। मैं राहुल को बोल दूंगा, आप लोग के साथ ग्रुप में भी शेयर कर देंगे, अगर उसके पहले आपको मिल जाए तो आप लोग एक दूसरे को शेयर करो, सारे सब्जेक्ट से शेयर करके रख दो। और यस तुषार, थैंक यू, आप शेयर कर देना। और क्या एमसीक्यू भी करेंगे ना, तो दो चीज होगा, एक कुछ आपको आता होगा तो वो तो श्योर हो जाएगा, जो नहीं आता होगा वो रॉन्ग होगा, तो रॉन्ग होगा तो इग्नोर नहीं मारना है, खोजना है कि वो क्यों रॉन्ग हुआ, हर चीज में खोजना है, जस्टिफिकेशन देखना है कि क्यों क्यों हुआ। अब बहुत बार जस्टिफिकेशन नहीं मिलता है, तो नहीं मिलता है तो उसको अलग तरह से मार्क कर दो कि भाई साहब इसका जस्टिफिकेशन भी नहीं मिला, तो रटना पड़ेगा, इसका मिल जाए ज्यादा से ज्यादा का वो अच्छा है आपके लिए। वो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, रिजू बेरा। सर जब मैंने लॉ का टेस्ट दिया तो मैंने देखा कि जो केस स्टडी आ रहा है उसमें तो मुझे तो बहुत ही प्रॉब्लम आ रहा है, इतना प्रॉब्लम आ रहा है कि मतलब मैं पहचान ही नहीं पा रहा हूँ कि ये केस लॉ में लिखूं कैसे। मतलब जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो तो फिर भी आ रहा है, लेकिन केस स्टडी मुझसे मतलब सॉल्व ही नहीं हो रहा है एकदम से। सो व्हाट स्टेप यू टुक आफ्टर दैट? मैं तो एग्जाम जब खत्म हुआ तो उसके बाद मैं खोजा, लेकिन मैं क्या लिखूं क्या मतलब उसको मतलब कैसे बनाते हैं वो ही मैं अभी खोज रहा हूँ, वो भी मिला ही नहीं, मतलब मैं उसको बना ही नहीं पा रहा हूँ। नहीं तो अगर ऐसा हुआ तो क्या स्टेप लिया उसके बाद? नहीं सर, जो पास्ट का था तो वो मैंने देखा, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ कि जो प्रॉब्लम था वो रह ही गया। मतलब क्लास में जो आ रहा है, जो रेफरेंस सर करा रहा है, मैं यूट्यूब में 1 2 3 देख रहा था, तो जो सर लोग करवा दे रहे हैं वो तो वो हो रहा है, वैसा टाइप आएगा तो वो हो जाएगा। बोल रही लेकिन थी अगर कि केस स्टडी मेरा अच्छे से हो रहा है, कौन बोल रहा था? साक्षी बोल रही थी। यस सर, मैं बोल रही थी। हाँ, तो क्या सजेशन देंगे आप रिजू को? मतलब इफ अगर सर उसको प्रोविजन ही मतलब आपको अगर याद नहीं हो रहा है तो फिर तो आपको देखना पड़ेगा, मतलब उसका प्रोविजन पहले आपको देखना। अगर आपको प्रोविजन पता है तो उसको 3 टाइप्स में आप कीजिए, पहले उस प्रोविजन को पूरे अच्छे से लिखिए, देन उसका जो भी मतलब आपका जो रहेगा उसको अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए, और लास्टली आप कंक्लूजन लिख दीजिए कि उससे आप मतलब अगर जो भी आंसर होगा बस लास्ट में उसका कंक्लूजन 2-3 लाइन में। तो 3 पार्ट्स होना चाहिए केस स्टडी का। क्या 3 पार्ट्स होता है? मतलब फर्स्ट में प्रोविजन उसका एक्सप्लेन करो, जो भी उसका एज पर द प्रोविजन जो भी सेक्शन के हिसाब से है। नेक्स्ट जो भी उसमें लिखा गया है, जो भी केस बनाया गया है, उस केस को एक्सप्लेन करिए सेकेंड पार्ट में। एंड थर्ड में कंक्लूजन उसका। तो अगर 5 मार्क्स का भी होगा तो आराम से 5 आउट ऑफ 5 मिल ही जाएगा इसमें। समझ आया रिजू? केस स्टडी का आंसर जी 3 सर। पार्ट में, ठीक है? पार्ट हो गया आपका प्रोविजन लिखो, अब वो प्रोविजन याद नहीं है तो फिर तो पूरा जीरो चल रहा है। सेकंड केस को रिपीट करो कि इस केस में ये बोला है, और थर्ड में कंक्लूजन देना है, ठीक है? ओके सर, ओके सर। तो इस हिसाब से आप कुछ आंसर को प्रैक्टिस करो, ट्राई करो पहले कि आपको आ रहा है कि नहीं, क्वेश्चन पढ़ के अपने से आंसर सोचो, फिर देखो। आशीष, आपका कुछ इंसाइट है इसमें, केस स्टडी को कैसे हैंडल करें? Sir, if I'll talk about law, so first, sir, we should identify the provision or the section from which section they're asking. तो सबसे पहले अगर आप वही आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हो, इट्स मीन यू आर लैकिंग फॉर द कंटेंट, यू आर नॉट प्रिपेयर फॉर दैट सब्जेक्ट। तो पहले और आइडेंटिफाई कर लिया, एंड इवन दो उसके बाद भी आप नहीं लिख पा रहे हो, तो यू शुड प्रिपेयर फॉर दैट। तो कई बार तो सर लोग समझ ही नहीं पाते कि कौन से सेक्शन से कौन से चैप्टर से आ गया। तो आप जब डेप्थ स्टडी दोगे तो इतना भी डिफिकल्ट केस स्टडी नहीं आता कि आप यही आइडेंटिफाई नहीं कर पाओ भाई ये आ कहां से रहा है। सो पहले ये रहे कि आप अपने कंटेंट को स्ट्रॉन्ग करो, एज मच यू कैन गिव अ रीड टू इट नंबर ऑफ टाइम, देन डेफिनेटली यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द सेक्शन और द प्रोविजन। एक बार पता चल गया, स्टार्ट राइटिंग। राइटिंग में लैक होगा तो फिर पढ़ो दोबारा कि भाई ठीक है मैं यहाँ भूल गया, यहाँ कर गया। तो सबसे पहले अपने कंटेंट को स्ट्रॉन्ग करो कि भाई नहीं, बहुत लोग यही सब बता रहे कि आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो वही सारी चीजें हैं। वेरी गुड। चलिए, और कुणाल बंगल। मेरा जैसे प्रॉब्लम हो रहा है वो रिवीजन का टाइम में हो रहा है सर। जैसे रिवीजन आप पांच चैप्टर का टेस्ट लेंगे, आप ऐसे शेड्यूल बना दिया था हम लोग को, तो मेरा वो 5 चैप्टर कंप्लीट कभी नहीं होता सर। 4 चैप्टर हो रहा है, 3 चैप्टर हो रहा है, ऐसे हो रहा है। तो जैसे आप बोले थे आप समरी बनाइए, समरी सब बना के मैं रख दिया था। उसके बाद भी सर जैसे एक चैप्टर में ज़्यादा टाइम चला जा रहा है, और भी मतलब एक चैप्टर में ऐसे किया, उसके बाद दूसरा चैप्टर में जाने में प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब टाइम चला जा रहा है बहुत ज़्यादा। तो रिविजन का टाइम में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, अगर ये कभी कंप्लीट नहीं हो रहा सर। अगर ये प्रॉब्लम हुआ तो इसका सॉल्यूशन क्या करना है?
का खोजा? पहला में भी ये प्रॉब्लम हुआ, 3 टेस्ट हुआ, अभी तीनों में दूसरा हाँ, में सर। हुआ, तीसरा में भी कुछ तो किया होगा अलग जिससे वो खत्म हो जाए। सर मेरे को लगा सर इसका एबीसी एनालिसिस करना पड़ेगा। जैसे आप बोले थे कुछ कुछ चैप्टर है सर जो जो ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो वही सर आइडेंटिफाई कर रहा था, बट उसमें भी सर टाइम लग जाएगा मेरे को लग रहा है। तो टाइम लग रहा है सर। जैसे इस बार सर जो कॉस्ट ऑडिट का हुआ था सर, तो चैप्टर में सर एक चैप्टर तो मतलब पहले जो मैं टेस्ट हो रहा था तो 5 चैप्टर कर रहा था, 3 चैप्टर हो रहा था। तो इस बार में कुछ कुछ चैप्टर जैसे कॉस्ट ऑडिट का 5 चैप्टर हुआ था, बट 4 चैप्टर में कंप्लीट कर पाया। मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट एक चैप्टर कर पाया था सर। तो कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ, और भी सर इम्प्रूव करना पड़ेगा। ये आशीष, आप इसमें कुछ इंसाइट दीजिए। कुणाल का बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर सिलेबस खत्म नहीं हो रहा और कल एग्जाम है तो क्या किया जाए? मतलब अभी जैसे पार्ट टेस्ट चल रहा है आशीष, तो पार्ट टेस्ट चल रहा है इन लोग का, अब 5 चैप्टर का टेस्ट है, खत्म नहीं हो रहा है तो क्या करें? सर ये तो मतलब मेरे को भी फर्स्ट 2 टेस्ट में फील हुआ था कि यार इतना दे दिया, कैसे खत्म करें। बट इसका सर यही था कि जो अभी बोला किसी ने एबीसी एनालिसिस, तो अगर जैसे कॉर्पोरेट लॉ आ रहा है तो आपने अगर अच्छे से पीवाईक्यू एनालिसिस करा है तो आपको पता चल जाएगा कि भाई यहाँ से तो रिपीटेटिव है, ये वाला सेक्शन आएगा, तुम यहाँ से स्किप नहीं कर सकते। तो उन सेक्शन को पहले कवर कर लो। और सर टाइम देना पड़ता है सर। मैंने मतलब इनफैक्ट रात में मतलब मेरा सर यही कंसर्न रहता है कि आपको कवर पूरा करना है, आप एफर्ट दो, आपको कम सोना पड़े कम सो लो, चलेगा। क्योंकि हमेशा तो ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम ही कम सोना है, 1-2 मंथ की बात होती है सर, एंड हो जाता है मतलब। तो मेरा यही कहना रहेगा कि आप वही एबीसी एनालिसिस वाला जो पॉइंट था कि आप पहले पीवाईक्यू अच्छे से देख लो, सारी चीजें तो आपको पता चल जाएगा, एंड उसी हिसाब से आप अपने टेस्ट के लिए प्रिपेयर करो। और ये मत करो कि किसी ने कहा था कि ऑप्शन मैच छोड़ दो, ऐसा होगा, बट कई बार ऐसा भी हो कि आपके ऑप्शन में आ गया कि आपको आ ही नहीं रहा, या कुछ ऑप्शन में ऐसा होता है कि मैं इस क्वेश्चन को इतना ही लिख सकता हूँ, दूसरे वाले को बेटर लिख सकता हूँ अगर मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा होता, तो ऐसा भी होता है सर। तो ये सारी चीजें हैं, बट कंप्लीट करने की कोशिश करो और टाइम दो। थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट यही सारी चीजें एग्जाम में हेल्प करेगी आपको। मॉक टेस्ट का पर्पस ही सर यही है कि आप ये सारी चीजें पहले फेस कर लो और आप स्ट्रांग खड़े रहो, कि आप मतलब कॉन्फिडेंस बना रहे कि हाँ हाँ भाई पहले से फेस करके आया हूँ ये सारी चीजें। यस, देखो अल्टीमेटली आप लोग को यही बताना है कि ये सभी मॉक टेस्ट नहीं देते तो तुम्हारे दिमाग में इतना सवाल आता कहाँ? एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। अभी तक तो तुम आराम से इतना हौले हौले खाली बस पन्ना पलट रहे होते, या फिर क्वेश्चन पढ़ रहे होते आंसर देख रहे होते, क्वेश्चन पढ़ रहे होते आंसर देख रहे होते, तो तुम्हें ये आईना कौन दिखाता? यस, निखिल कुछ बोल रहा है बार बार। यस बोलिए। सर मैं बोल रहा था कि मैंने 2023 डायरेक्ट टैक्स 23 में एग्जाम दिया था सीएमए फाइनल्स का। तो उसमें डायरेक्ट टैक्स में मैंने अपनी सर्टिफाइड कॉपी मंगाई, मेरी एग्जाम नहीं निकली, 188 में रह गई। तो डायरेक्ट टैक्स में मैंने अपनी कॉपी मंगाई। उसमें क्या है ना कि एक क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि अगर एक पर्सन है उसका 70 ईयर से एज ऊपर है और वो दुबई में अपनी बैंक मतलब कि कुछ प्रॉपर्टी होल्ड करता है, तो उसको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है या नहीं। तो मैंने अपने आंसर में ये तो लिखा कि उसको मैंडेटरी है रिटर्न फाइल करना, बट अदर पॉइंट्स में ये भी लिखा कि किस किस को और मैंडेटरी है रिटर्न फाइल करना। तो इंस्टीट्यूट ने मुझे 4 मार्क्स में सिर्फ 2 मार्क्स दिए थे। तो मतलब कि ये गलत है क्या? कि इसका कंप्लीट आंसर अगर तुम्हें याद हो, इसका कंप्लीट आंसर ये है कि द पर्सन हैविंग द बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्डिंग एसेट्स आउटसाइड द इंडिया एंड हैविंग द बैंक अकाउंट, तो ये कंप्लीट आंसर ही सफिशिएंट है। उसके बाद इफ यू हैव द टाइम देन यू कैन राइट। सो ये मैंने लिखा है 3rd पॉइंट में, बट फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में मतलब कि वो लिखा है कि मतलब कि जैसे कि और भी जिसको कंपनी को या पार्टनरशिप फर्म को मैंडेटरी होता है रिटर्न फाइल करना, तो वो भी लिखा है। तो इंस्टीट्यूट ने क्या किया, वो सब मार्क करके 0 कर दिया है, एंड जिसमें ये जो आंसर लिखा है उसमें से 2 मार्क्स दिए आउट ऑफ 4। तो ये इशू है। मुझे कॉन्सर्न ये था कि जो पूछा गया है वही आंसर इसका कुछ देखा, खोजा इसका आंसर? हाँ, सजेस्टेड कॉपी मैंने मंगवाई अपनी और फिर सजेस्टेड आंसर से चेक किया। तो इंस्टीट्यूट ने वो जो आंसर होना चाहिए ना उसी को पैराग्राफ में बड़ा करके लिखा हुआ है, और मैंने पॉइंट में एक ही पॉइंट लिखी थी 3rd पॉइंट में, बट फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में वो लिखा था जो नहीं पूछा गया। तो एग्जैक्टली वही हो गया ना कि आपको आंसर तो वहीं से स्टार्ट करना चाहिए जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, एंड इफ यू हैव टाइम और देन यू कैन राइट एडिशनल पॉइंट्स।
तो आप उन्हें लगा कि भाई क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट तो स्टार्टिंग में मीट ही नहीं कर रही है, तो उन्होंने काट दिया। और कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन ही सारी चीजें डिसाइड करने लगती है आपकी। तो पहले जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसको लिखो, एंड फिर लग रहा है कि भाई टाइम है, वी कैन राइट, देन यू कैन राइट, बट अननेसेसरी लिखना भी नहीं चाहिए। अब 4 मार्क्स में इफ वी आर राइटिंग 1 पेज और 1.5 पेजेस, तो आई डोंट थिंक सो दैट विल बी जस्टिफाई। मतलब देखो बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं निखिल एग्जाम के लिए जो आप बोल रहे हो, उसमें ऐसा जो है वो एग्जामिनर का मूड पे भी होता है। कुछ एग्जामिनर इसको माइंड कर लेता है, कुछ एग्जामिनर माइंड नहीं करता है। ठीक, तो आपको कोशिश करना है कि आप एग्जैक्ट पहले पॉइंट पे आए। मतलब स्पेशली लॉ और ये सब जो सब्जेक्ट्स होते हैं, टैक्स जैसे, जहाँ पे कानून वाले चीज चल रहे हैं, वहाँ आप पिन पॉइंट करें तो ज्यादा बेहतर माना जाता है। अननेसेसरी इलेबोरेट ना करें। इलेबोरेशन वही पॉइंट्स आएंगे जो उनके पास लिखे हुए हैं, तो वो ज्यादातर मार्क्स देते हैं। हाँ जी, मोनिशा रायला। Sir, I've understood that my presentation is little lacking. For example, if I have to give an example, like there are some words in law, like when we write in numbers, like we have some limits which we write. In that we have to write like not less than, not more than. So all those, I'm just writing in my own language, which is not it is not matching. So I've understood that we have like presentation is is lacking a little. So I've marked those sentences or words where it will help in all the questions, not only one question. Mostly the presentation will be same in all the questions, like for limits at least. So I've understood that one thing. And second thing, in my third test, I did well in first two, but then third test I couldn't do it much better. And as soon as I saw the question paper, I didn't know most of the answers. Achha. So I thought like I cannot do this, and it's better I end the test and go study and come back, or like I'll end this test and not give it and just go and study. Because there's waste of giving it when I don't know most of the answers. But I sat down, so I thought I'll at least do the MCQs, and I got more I answered almost all the MCQs, so I got the confidence. And then I went and started reading the questions, and then I actually read the question. I understood that I know the provision, but it's little I didn't remember it, but I could at least write whatever I know. I could at least write it. Yes. So the first 5 to 10 minutes when I didn't know what I didn't like exactly, when I don't know the question, I got fumbled. But then after that, after 15 minutes of giving the MCQs and then wrote which answer I know the most, when I wrote that, then I understood like it's better to give the exam than stopping it. That's Amazing. One of the best. अभी तक का जो मुझे इतना sharing मिला, one of the best sharing was Monisha's, because this is going to happen with you every time. I remember this similar experience in my case also in final exam. The last paper, the stress is so high that by the time the last paper comes, you tend to give up mentally. So उस समय मतलब लगता नहीं कि क्वेश्चन भी पढ़े, उसको लगता है कि बस, और फिर क्वेश्चन पढ़ते तो कुछ रिकॉल नहीं हो रहा है, एंड देन यू लाइक टू गिव अप. सो इफ यू जस्ट नाउ सिट, नहीं मेरे को जाना नहीं है, मेरे को बैठना है, एंड you keep on trying little. See, you started from MCQ and then you moved on, and at least you started writing provisions, and then something the next you could manage to pass maybe. Yes. So your entire effort doesn't go for waste. So this is a very good experience, and all these it can't be told, it has to be experienced. When you give this mock test or maybe the main test, you experience this, and that's how you overcome, that's how you learn. Learning with classes is a different form of learning. Learning with mock tests is altogether a different form of learning. Very nice experience. Ashish. Yes, sir. So आपके साथ भी कुछ हुआ था ऐसा लास्ट एग्जाम, मतलब या कोई एग्जाम में लग रहा है कुछ नहीं आता है और फिर भी जबरदस्ती बैठ के दे रहे हैं? मेरे साथ सर IDT में होता था. Actually, I faced these kind of problem. But as Monisha said, कि you should sit for the exam. Definitely, you will be attempt somehow 20, 10, 50 जो भी है, but you should sit for the exam. If you will be skip, definitely you will waste the time.
यू आर नॉट गोना लर्न समथिंग, और यू गोना ठीक है ज्यादा पढ़ देंगे, इतने में तो मैं खुद ही पढ़ लूँ, लोग ज्ञान देने लगते हैं सर ज्यादा पढ़ लूंगा, इतने में खुद ही टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो आई थिंक यू शुड सिट फॉर द एग्जाम। एक क्वेश्चन चैट में ग्लैक्सन ने पूछा है कि से फॉर एग्जांपल अभी हम लोग लॉ का टेस्ट दे दिए हैं और अब 1 महीना तक लॉ पढ़ने का चांस नहीं आएगा क्योंकि अभी नेक्स्ट सीरीज ऑफ टेस्ट चल रहे हैं, तो व्हाट शुड आई डू, मींस विल आई बी एबल टू रिटेन द लॉ फॉर दैट लॉन्ग? क्या व्यू आपका आशीष? सर इन माय केस व्हाट आई हैड डन, आई prepared my timetable as per your schedule, as per the given by you कि लाइक ये हमारे टेस्ट ऐसे से चलेंगे। तो मेरा प्लान ऐसे ही था कि मतलब इसके बाद तो जो उसके बाद आई थिंक आई गॉट 20-25 डेज का गैप था फुल लेंथ और सेक्शनल, जो मतलब सेक्शनल टेस्ट जो थे। तो ये होगा, बट आई डोंट थिंक सो यू विल फॉरगेट ऑल द थिंग्स, बिकॉज ऐसा नहीं होने वाला कि आप भूल जाओगे, और ऐसा भी नहीं होगा कि आप दो सब्जेक्ट, अब एक का टेस्ट कल देना है तो मैं आज लॉ फिर पढ़ने बैठ गया, ऐसा भी नहीं होगा। हाँ, लेकिन सर मैंने आपको बताया था लास्ट जो मेरे कुछ डेज थे जिसमें मैं आपको 30 डेज चैलेंज वाली बात बताया था, वो मैं कंसिस्टेंट रहता था, चाहे कल CFR का टेस्ट हो चाहे DT का हो, मैं डेली अगर मुझे वो पढ़ना है तो मैं उसे डेली पढ़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। इनफैक्ट मेरे प्रभु कहते थे कि प्रभु ये सब गलतियां मत करो कि मतलब ये सब्जेक्ट ऐसे ऐसे मत पढ़ो, बट मैं कहता था ठीक है कर लूंगा। तो ये चीज मतलब थी मेरे साथ कि मतलब 2 सब्जेक्ट सुबह डेली पढ़ने ही थे उठते के साथ, मतलब सुबह मॉर्निंग उठने के बाद, और वो कंसिस्टेंट ही रहा मतलब। तो यू कैन ट्राई, ये सारी चीजें भी आप ट्राई कर सकते हैं, मतलब बच्चे की आप अल्टरनेट लॉ और ऑडिट 1 घंटे दो, लेकिन दो कैसी भी। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि हम 5 दिन करेंगे जोश जोश में, फिर छूटने लगता है, बट मैं उसको सामने ट्रैक करता था अपने आप को, मतलब मैंने इनफैक्ट कैलेंडर्स भी प्रिंट करा दिए थे लास्ट 3 मंथ में। तो मैं जब मॉक टेस्ट भी देता था तो उस दिन आके अपने कैलेंडर में लिख देता था आज पढ़ाई नहीं हुई, मतलब टेस्ट दिया बट खुद नहीं पढ़ा। मतलब जैसे चला जाता था सर 4-5 घंटे चले जाते थे टेस्ट में, 3 घंटे का मतलब 2 घंटे का टेस्ट होता था, फिर प्रिंट आउट कराना लेके बैठना, तो टाइम चला जाता था, मतलब फर्स्ट हाफ तो चला ही जाता था। और आई गेस मेरा इवनिंग टाइम में होता था टेस्ट 2 से 5 वाले स्लॉट में। तो मतलब खुद को ट्रैक करना सबसे जरूरी है सर, जो बच्चे नहीं करते हैं कि भाई मैंने कितने दिन पढ़ा कितने दिन नहीं पढ़ा। और अगर मैंने थोड़ा भी तो मैं रीजन भी लिखता था कि आज मॉक टेस्ट हो गया, आज थोड़ा यहाँ जाना पड़ा, मतलब इस चक्कर में टाइम चला गया। तो सबसे एसेंशियल चीज है कि खुद को ट्रैक करना। तो यही सारी चीजें मतलब करी थी मतलब। और जो बात रही लॉ वाली, तो उसके लिए मतलब मैं मॉर्निंग में लॉ, SPM की थ्योरी और कॉस्ट ऑडिट, ये 3 सब्जेक्ट, और CFR की थ्योरी भी लास्ट में स्टार्ट कर दी थी क्योंकि CFR में हमारे टाइम में थ्योरी भी आती थी। अब तो शायद 2022 में सिलेबस में कुछ ऐसा है नहीं, तो उस टाइम थ्योरी भी आती थी। तो ये 4 चीजों की थ्योरी में घुमाता रहता था सुबह के टाइम में, इन्हें करना ही करना है मतलब। तो पीपल कैन ट्राई दिस एज वेल। यस, सो देखो इसमें यही बातें हैं इसका, जैसे अच्छा आशीष की कुछ बातें आप लोगों को समझ नहीं आ रही होगी, ये अपने दोस्त को प्रभु बुलाता है और वो दोस्त भी इसको प्रभु बुलाता है, तो ये अपने दोस्त के बारे में बात करो तो प्रभु बोलता है। और दूसरा ये है कि जैसे एक बहुत अच्छा स्ट्रेटजी होता है, जैसे जिस सब्जेक्ट में आप वीक हो, आपको पता है कि लॉ में वीक है या DT में वीक है, उसको रोज किसी भी तरह से 1 घंटा देना ही है, चाहे आपका जो भी आने वाले समय में एग्जाम होने वाला है। इस रूल को भी आप फॉलो कर सकते हैं, ये बहुत बच्चों को हेल्प करता है, मतलब रोज सुबह या रोज शाम को 1 घंटा उस सब्जेक्ट को देना ही देना है। सो आई थिंक एक लास्ट लेते हैं, सागर प्रसाद। यस, 2 मोर, सागर और प्रिसिला। बोलो सागर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। हम अभी तक मॉक टेस्ट सीरीज नहीं दिए, वो अभी 15 से स्टार्ट करेंगे। बस मेरा एक क्वेरी था कि आप बोले थे कि फर्स्ट रिवीजन में मतलब ABC एनालिसिस कर लेना और सेकंड में वो फिर AB पार्ट में अपना ज्यादा फोकस करना। तो जैसे कुछ कुछ चैप्टर करने जा रहे हैं तो मतलब उसमें लग रहा है कि ये तो मतलब गेम थ्योरी है, उसमें 12 का 12 क्वेश्चन ही पूरा अलग ही है। तो मतलब उसमें सब में कुछ कुछ चैप्टर में ऐसा हो रहा है कि BB मार्क ही हो जा रहा है ये। तो वैसे तो मतलब सर कंटेंट बढ़ जा रहा है ना, मतलब हम लोग तो एग्जाम तक नैरो डाउन करना है ना कि हर चैप्टर से 5 या 4 ऐसा क्वेश्चन देखिए खत्म। तो वो हम पूछना चाह रहे थे, वो चैप्टर तो कुछ कुछ बड़ा होते जा रहा है वैसे। देखो ये रियलिटी पता चल रहा है, नैरो डाउन नहीं होगा जब तक आपको नैरो डाउन खुद करना है कि मेरे को आ गया कि नहीं आ गया। जो नहीं आया है वो तो आपके लिए फिर वही रहा ना, 12 क्वेश्चन है गेम थ्योरी में, तो पहला 4-5 क्वेश्चन तो बच्चा क्वेश्चन है, तो उसको तो दिमाग नहीं लगाना चाहिए ना, जिनके 4 क्वेश्चन ही अलग होगा जिसको देखना है।
बाकी तो प्रैक्टिस करके उसको एक लेवल पे लाना है। अगर वो अभी भी बी पे है तो ए पे लाना पड़ेगा ना। उसको 2-3 बार करेंगे वो सम को, कि वो सम क्वेश्चन देखते ही उसका आंसर हमको आता है करना। जैसे आपको एक सिंपल सा अगर कोई जर्नल दे दे और उससे लेजर पोस्टिंग करने बोले, तो उसको तो दिमाग में नहीं रखना है ना। जर्नल से लेजर तो आदमी कभी भी बना सकता है। तो अभी क्या आपने उसको प्रैक्टिस नहीं किया, इसलिए आपको ऐसा फील हो रहा है। तो प्रैक्टिस करो उस चैप्टर को, 12 को 4 पे लाओ। आपको लाना पड़ेगा ना कि 12 के बाद अभी ये 8 क्वेश्चन मेरे को आ गया, 4 अभी भी थोड़ा और देखना पड़ेगा। तो व्हेन यू आर नॉट सिटिंग ऑन इट, यू आर फीलिंग दैट। समझ गए? ये बढ़ नहीं रहा है, ये रियलिटी दिखा रहा है। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे विल बी ऑफ प्रिसिला। हाय सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे जो टॉपर आशीष बोल रहे हैं कि उन्होंने लाइक 1 आवर या 1 या 2 आवर उन्होंने दिया दूसरे सब्जेक्ट्स को जो उनके टाइम टेबल में नहीं था। जैसे अभी मेरा CFR और SFM दोनों का टेस्ट है एक ही दिन में है और मेरे को 2 दिन का गैप मिल रहा है बस। सो हाउ डू आई इनकॉर्पोरेट द अदर सब्जेक्ट्स का भी रिविजन 1-2 आवर्स में, क्योंकि बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है ना। सो मेरा भी यही लाइक लॉ में मेरे 3-4 टॉपिक्स छूट गए सिलेबस से, तो मैं एनालाइज कर रही थी कि इतने तो छूट गए हैं, तो मैं सोची थी कि पूरा पार्ट टेस्ट सीरीज के बाद में ही मैं उनको छू पाऊंगी। So I want to know from where did you get so much clarity कि at this point I can cover up my backlog and then I can prepare for the next tests also. How do you get so much clarity and how did you make the timetable in short? सर टाइम टेबल मतलब मैंने पहले ही बताया था कि मैंने अपना टाइम टेबल जो मॉक टेस्ट थे उसके हिसाब से सारी चीजें प्रिपेयर करी थी, क्योंकि आई गेस मॉक टेस्ट का शेड्यूल बहुत पहले रिलीज कर दिया था सर ने जब टेस्ट होने थे उससे, तो उसके बाद से ऐसा रहता था। अब मेरे पास सर SFM के भी शॉर्ट नोट्स थे, तो मतलब मेरे साथ मतलब मैंने कुछ हर टॉपिक से क्वेश्चंस निकाल लिए थे एंड वो क्वेश्चन से मतलब ओवरऑल जैसे SFM और CFR की, अब तो CFR में काफी अच्छा हो गया, पहले CFR में बहुत कॉम्प्लिकेशंस भी थी, इंड AS और AS दोनों ही पढ़ना होता था। अब तो सर शायद सिर्फ इंड AS पढ़ना है। तो मतलब पहले बात तो मैंने मॉक टेस्ट के साथ ही अपने रूटीन को अलाइन कर रखा था, तो मुझे प्रॉब्लम कम हुई। और जो वही मॉर्निंग वाली चीज थी, मेरा मतलब क्लियर रहता था करना है तो करना है। देखो प्रॉब्लम होती है, डिफिकल्ट होता है, और ये ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज कंफर्ट जोन में मिले, सारी चीजें आपके हिसाब से चले, ऐसा भी नहीं होगा। तो मतलब आई बिलीव इन सर हार्ड वर्क आप करोगे तो हो जाएगा, सब कुछ मैनेज होता है। थिंग्स टेक टाइम, टाइम दो एंड हो जाता है। हार्ड वर्क क्या होता है सर? हार्ड वर्क सबसे मतलब पहली चीज की आप अपने हार्ड वर्क आप खुद ही करने लगते हो जब आप अपनी चीज को चाहते क्या हो अपनी चीज से, मतलब अल्टीमेट व्हाट यू वांट, अगर वो चीज क्लियर है तो हार्ड वर्क इंसान करने लगता है। और इन हार्ड वर्क का मतलब सिर्फ पुटिंग आवर्स ये नहीं, आप अपने प्रिपरेशन के दौरान ऑनेस्ट कितने हैं। मुझे लगता है सबसे ज्यादा ऑनेस्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीपल आर सिटिंग इन, मैंने सर लाइब्रेरी में देखा है, लाइब्रेरी में बैठे हैं 2 घंटे का कोई मूवी लगा लिया, कोई एक वीडियो स्टार्ट करी तो वो करने लगते हैं। तो आप ऑनेस्ट, इनफैक्ट सर जब मेरा कॉलेज खत्म हुआ तब भी मैंने डिसाइड किया था, दैट डिसाइडेड कि आई विल बी ऑनेस्ट टुवर्ड्स माय प्रिपरेशन। तो उस टाइम सर आई कट ऑफ मतलब सोशल मीडिया, इनफैक्ट कीपैड फोन यूज कर रहा था उस टाइम में। तो मतलब अगर आप ऑनेस्ट हैं, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको गोलीबाजी नहीं करनी है, क्योंकि आप गोलीबाजी करके क्या कर लोगे, फेल आप ही को होगे, आपका पड़ोसी फेल नहीं होने वाला। तो आपको अपने प्रिपरेशन के दौरान ऑनेस्ट रहना, सबसे हार्ड वर्क में सबसे एसेंशियल चीज यही है। और थोड़े से सेक्रीफाइसेस करते हैं, ये सारी चीजें आपको और ज्यादा स्ट्रांग बनाती है एंड दैट थिंग्स पुश यू अहेड एंड विल टेक यू फॉरवर्ड। Yes. So basically, when you are doing any work in a way that you're only doing that work, nothing else, in your mind, in reality, then it becomes a hard work. So actually work होता है मेरे हिसाब से, there is nothing called as, अच्छा easy work होता है कोई, हार्ड वर्क का ऑपोजिट कुछ सुना है? हार्ड वर्क का ऑपोजिट कुछ होता है? कुछ नहीं होता। बेसिकली वर्क एक वर्ड है और वर्क करने का स्टाइल ही हार्ड वर्क है। हार्ड वर्क मतलब जैसे अगर कोई दारू पीता है मान लो, तो ना इट्स वेरी हार्ड, इसका मतलब क्या हुआ? अब सर मुझे एक्सपीरियंस ही मतलब अरे उसके हम भी पीते नहीं है यार, लेकिन मतलब तो पता ही होता है। उसके कहने का मतलब यही हो गया सर कि हार्ड है, इट्स मीन कि सर पानी कम है सर। पानी कम है, राइट। इसका मतलब सिर्फ अल्कोहल ही है, मतलब ब्लेंडिंग नहीं हुआ, मिक्स नहीं हुआ ठीक से, तो उसको बोलेंगे हार्ड। अब सोचो हार्ड वर्क का मतलब क्या हुआ, हार्ड ड्रिंक मतलब क्या हुआ, वो समझ में आया?
अब उसी तरह से जो वर्क हार्ड है, इसका मतलब क्या हुआ? उसमें किसी और चीज की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मतलब समझ में आया? तो दैट इज हार्ड वर्क। वर्क करने का स्टाइल ही हार्ड वर्क है। तो आप लोग ये मत सोचो कि हमको बहुत हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क नहीं करना, बस वर्क करना है, एक ही चीज करना है, वो है पढ़ाई, और सिर्फ वही करनी है। अब सुबह उठ के अगर आप सोचोगे अभी तो उठे हैं, अभी क्यों पढ़ेंगे यार, आराम से पढ़ते हैं, फटाफट ब्रश करना है, नहाना 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 है, और फट से पढ़ने बैठना है, बिकॉज टाइम इज नॉट गोइंग टू स्टॉप। जितना फास्ट हो सके पढ़ने बैठना है, और जब तक कि आप अपने बॉडी को ऑन रख पा रहे हैं तब तक पढ़ना है। अगर बॉडी बोल रहा है थोड़ा देर रेस्ट मांगता है तो रेस्ट देना है, रेस्ट खत्म हुआ तो वापस अपना पढ़ाई पे लगना है।